ये वीडियो ERP नेक्स्ट के सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन का भाग है, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम स्वयं ERP नेक्स्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पेरोल मॉड्यूल के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। ERP नेक्स्ट का एप्लीकेशन ओपन करने के लिए आपको आपके वेब ब्राउजर में आपका ERP नेक्स्ट का URL डालना होगा। उसके बाद URL डालने के बाद आप लॉगिन पेज के ऊपर आओगे, जहां पे आपको आपका यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका ERP नेक्स्ट का होम डॉक टाइप या होम का वर्कस्पेस यहाँ पे ओपन हो जाता है, जिसमें आप अलग अलग शॉर्टकट देख सकते हो। जैसे आइटम का शॉर्टकट है, कस्टमर का है, सप्लायर का है, सेल्स इनवॉइस का है, लीडर बोर्ड का है। साथ ही साथ यहाँ पे रिपोर्ट्स और मास्टर्स में आप अलग अलग मास्टर्स या अलग अलग रिपोर्ट्स आप देख सकते हो। जैसे अकाउंटिंग मास्टर्स में आप चार्ट ऑफ अकाउंट, कंपनी, कस्टमर, सप्लायर। डेटा इंपोर्ट एंड सेटिंग्स में आप इंपोर्ट डेटा, ओपनिंग इनवॉइसेस, मतलब अगर आपको बैलेंस शीट में आपके ओपनिंग्स डालने हैं तो आप डेटर, सन्ड्री डेटर, क्रेडिटर्स के ओपनिंग्स आप यहाँ पे ओपनिंग इनवॉइस क्रिएशन टूल के माध्यम से आप अपलोड कर सकते हो। उसके साथ साथ आइटम का मास्टर आप देख रहे हो, वेयर हाउस का मास्टर देख रहे हो। नीचे CRM में लीड्स है, कस्टमर ग्रुप का मास्टर है, रिक्रूटमेंट में HR के कुछ जॉब एप्लीकेंट, जॉब ओपनिंग आप देख रहे हो। आज हमारे पास हम लोग पेरोल मॉड्यूल के ऊपर चर्चा करेंगे। उसके लिए आपको पेरोल मॉड्यूल में जाने से पहले हम लोग यहाँ पे आपके लेफ्ट हैंड साइड में मॉड्यूल का बार आप देख रहे हो। इसमें अलग अलग आप मॉड्यूल्स आप देख पा रहे हो। होम का है, अकाउंटिंग है, बाइंग है, सेलिंग है, स्टॉक है, मैन्युफैक्चरिंग है, क्वालिटी है। तो आज का टॉपिक हमारा पेरोल का है, तो हम लोग जल्दी से पेरोल मॉड्यूल के ऊपर जाते हैं। पेरोल मॉड्यूल के ऊपर जाने के बाद आपका पेरोल का डॉक टाइप ओपन हो जाता है, जहाँ पे आप पेरोल के राइट हैंड साइड में वर्कस्पेस आप दिखाई देता है। इस वर्कस्पेस में आपको ऑन आउटगोइंग सैलरी का एक डैशबोर्ड मिलता है, जिसके ऊपर आप हर महीने में आपने कितनी सैलरी प्रोसेस की हुई है उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है। वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मंथ वाइज होता है। उसके साथ साथ आप यहाँ पे शॉर्टकट्स में डैशबोर्ड यानी कि पेरोल का डैशबोर्ड का शॉर्टकट देख सकते हो। उसके साथ साथ सैलरी रजिस्टर का भी एक शॉर्टकट आप देख सकते हो। यहाँ से आप आपकी कंपनी की हर एक एम्प्लॉय का सैलरी रजिस्टर आप जनरेट कर सकते हो। उसके साथ साथ नीचे क्विक लिंक्स में आप पेरोल एंट्री, सैलरी स्लिप्स तथा सेटिंग जैसे क्विक एक्सेस मेनू आप यहाँ पे देख सकते हो। पेरोल प्रोसेसिंग के लिए आपको पेरोल में सैलरी पे आउट्स में जाना है। सैलरी पे आउट्स में जाने के बाद सैलरी पे आउट्स का डॉक टाइप ओपन हो जाता है। उसके ऊपर आप मास्टर्स में आप सैलरी कंपोनेंट, सैलरी स्ट्रक्चर, इनकम टैक्स स्लैब, पेरोल पीरियड जैसे मास्टर्स आप देख सकते हो। पेरोल मास्टर्स में आप सैलरी स्ट्रक्चर असाइनमेंट कर सकते हो, सैलरी स्लिप जनरेट कर सकते हो, पेरोल एंट्री आप कर सकते हो। इंसेंटिव्स में आप एडिशनल सैलरीज, एम्प्लॉय इंसेंटिव्स, रिलेशन, रिटेंशन बोनस वगैरह जैसे आप एडिशनल इंसेंटिव्स भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। लोन्स में आप अलग अलग लोन टाइप्स क्रिएट कर सकते हो। लोन एप्लीकेशन आप जनरेट करते हो। एम्प्लॉय का अगर लोन डिटेल्स आपको देखना है तो आप लोन्स में जाके एम्प्लॉय का लोन डिटेल्स या एडवांसेस आप देख सकते हो। अगेन अकाउंटिंग में चार्ट ऑफ अकाउंट्स है, चार्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर्स है, पेमेंट एंट्री है, जनरल एंट्री है, अकाउंटिंग सेटिंग्स है, अकाउंटिंग डायमेंशंस है, करेंसी है। ये अकाउंट मॉड्यूल में भी सेटिंग्स आपको अवेलेबल रहेंगे। सैलरी पे आउट्स में भी ये दिए हुए हैं। जनरल लेजर्स में आप कंपनी का चाहे एम्प्लॉय का जनरल लेजर हो या सेल्स का हो, सप्लायर का हो, कस्टमर का हो, आप जनरल लेजर हर एक का एक्सेस कर सकते हो। तो हमारा आज का मेन टॉपिक है पेरोल। तो
तो हम लोग सबसे ऊपर पेरोल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मास्टर्स में हम लोग देखेंगे सैलरी कंपोनेंट मास्टर। यहाँ पे आपको जैसे ही मैं सैलरी कंपोनेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो सैलरी कंपोनेंट की लिस्ट व्यू आपको दिखाई देती है। इस लिस्ट व्यू को आप मॉडिफाई भी कर सकते हो आपके हिसाब से। अगर मुझे रिपोर्ट व्यू में जनरेट करना है तो मैं रिपोर्ट व्यू भी मैं देख सकता हूँ। लिस्ट व्यू और रिपोर्ट व्यू में आपको फर्क महसूस होगा कि जब मैं रिपोर्ट व्यू में जाता हूँ तो मेरा ये सैलरी कंपोनेंट के जो रिपोर्ट है या लिस्ट है वो मेरा एक्सेल ग्रिड कॉलम और रोज में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि मैं मेनू में जाके एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ एक्सेल शीट में या CSV डेटा टाइप में। तो मुझे किस में डाउनलोड करवा के लेना है, उस एप्लीकेशन का फॉर्मेट मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जैसे कि एक्सेल है या CSV है। अगर एक्सेल में सिलेक्ट करता हूँ तो मैं डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके मैं ये डेटा डाउनलोड कर सकता हूँ। के साथ साथ आप इस रिपोर्ट्स में अगर आपको कुछ एडिशनल कॉलम्स चाहिए हो या कुछ कस्टमाइजेशन करना चाहते हो तो आप यहाँ से मेनू में जाके पिक कॉलम के ऊपर जाके आप यहाँ पे जितने फील्ड्स दिए हुए हैं वो फील्ड आप आपके हिसाब से सिलेक्ट करके आप रिपोर्ट में कॉलम्स ऐड या माइनस कर सकते हो। नया कंपोनेंट ऐड करने के लिए आपको ऐड सैलरी कंपोनेंट बटन के ऊपर क्लिक करना है, जहाँ पे आपको सबसे पहले कंपोनेंट का नाम डालना है। फॉर एग्जांपल मैं ट्रैवल अलाउंस नाम का एक नया कंपोनेंट जनरेट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ट्रैवल अलाउंस नाम का कंपोनेंट डाल दिया, मैंने उसका एब्रिविएशंस सिलेक्ट किया। अलाउंस में मुझे अर्निंग साइड में देना है या डिडक्शन साइड में डालना है, वो मैं ये कंपोनेंट मुझे अर्निंग साइड में डालना है या डिडक्शन साइड में डालना है, उसका डिसीजन मेकिंग कंपोनेंट के टाइप में जाके मैं कर सकता हूँ। ड्रॉप डाउन से मुझे वैल्यू सिलेक्ट करनी है। अगर मुझे अलाउंस पे करना है तो मैं अर्निंग साइड में डालूंगा, अगर डिडक्शन करना होगा तो मैं डिडक्शन टाइप सिलेक्ट करूंगा। उसके साथ साथ इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन भी हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं ट्रैवल अलाउंस इतना ही डिस्क्रिप्शन डालता हूँ। उसके बाद इसमें यहाँ पे कुछ फ्लैग्स अवेलेबल है, जैसे कि ये ट्रैवल अलाउंस हमें डिपेंड्स ऑन पेमेंट डेज के ऊपर देना, यानी कि मंथली डेज जो होते हैं पेमेंट के उसके ऊपर देना है या थोरोली देना है। इसका डिसीजन मेकिंग आप ये फ्लैग डिपेंड्स ऑन पेमेंट डेज का फ्लैग एक्टिवेट करके आप लिख सकते हो। इसके ऊपर अगर हमें टैक्स एप्लीकेबल करना होगा तो उसका डिसीजन मेकिंग भी आप यहाँ पे ईच टैक्स एप्लीकेबल करके आप जनरेट कर सकते हो। उसके साथ साथ जीरो वैल्यू रिमूव करना है। अगर इंक्लूड टोटल में नेट पे में अगर इसको ऐड नहीं करना है टोटल में तो आप वो भी फ्लैग यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हो। इस प्रकार अलग अलग यहाँ पे सेटिंग्स दिए हुए। अगर ये कंपोनेंट आपको डिसेबल करना है तो ये डिसेबल का फ्लैग एक्टिवेट करके आप ये कंपोनेंट भी आप डिसेबल कर सकते हो। इस प्रकार के अलग अलग सेटिंग एप्लीकेबल करके आप इसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हो। उसके साथ साथ इस अलाउंस के कैलकुलेशन के लिए अगर आपको कुछ कंडीशनल फॉर्मूला वगैरह लगाना है तो आप कंडीशन और फॉर्मूला के टैब में जाके इसका फॉर्मूला भी आप सेट कर सकते हो। या अगर आपको फिक्सेबल यानी कि फिक्स बेनिफिट के तौर पे इस कंपोनेंट को अगर डिस्क्राइब करना है तो आप इसको इस फ्लैग को एक्टिवेट करके आप फिक्स बेनिफिट के हिसाब से भी आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो। इस प्रकार आप नया सैलरी कंपोनेंट ऐड कर सकते हो। तो मैं इसको सेव करता हूँ। जैसे मैंने सेव करने के बाद ये मेरा ट्रैवल अलाउंस का कंपोनेंट एनेबल्ड हो चुका है। अगर आप सैलरी कंपोनेंट के लिस्ट में जाओगे तो यहाँ पे लिस्ट में सबसे ऊपर आपको ट्रैवल अलाउंस का कंपोनेंट यहाँ पे दिखेगा, जो आप आपके सैलरी स्ट्रक्चर में जाके ऐड कर सकते हो। उसके बाद सैलरी स्ट्रक्चर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं हमारे कंपनी के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए सैलरी स्ट्रक्चर असाइन हो चुका है, सैलरी स्ट्रक्चर डिफाइन हो चुका है। आप
नया सैलरी स्ट्रक्चर भी आप आपके हिसाब से डिफाइन कर सकते हो। उसके लिए आप ऐड सैलरी स्ट्रक्चर बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सैलरी स्ट्रक्चर का नाम देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं 24-25 के लिए सैलरी स्ट्रक्चर डिफाइन करता हूँ। तो मेरा कंपनी कौन सा है, मैं यहाँ पे कौन सा लेटर हेड इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसके साथ साथ अगर लीव इनकैशमेंट अमाउंट पर डे हिसाब से देना होगा तो मैं यहाँ पे लीव इनकैशमेंट का अमाउंट भी डाल सकता हूँ। इस सैलरी स्ट्रक्चर की पेरोल फ्रीक्वेंसी क्या रखनी है, मंथली रखनी है, वीकली रखनी है, डेली रखनी है, वो भी मैं डिसीजन मेकिंग यहाँ पे पेरोल फ्रीक्वेंसी के ड्रॉप डाउन में से वैल्यू सिलेक्ट करके कर सकता हूँ। ये सैलरी स्ट्रक्चर मुझे एक्टिव रखना है या नहीं रखना है, उसका डिसीजन मेकिंग में यस नो की वैल्यू सिलेक्ट करके इज एक्टिव के फील्ड से कर सकता हूँ। करेंसी मेरी बाय डिफॉल्ट INR होने वाली है। मैक्सिमम बेनिफिट इस सैलरी स्ट्रक्चर के लिए क्या होने वाले हैं वो मैं यहाँ पे मैक्सिमम बेनिफिट में INR का अमाउंट भी मैं डाल सकता हूँ। तो इस प्रकार अगर एडिशनल आप कुछ पे आउट्स देना चाहते हो तो आप यहाँ पे लीव एनकैशमेंट का और मैक्सिमम बेनिफिट का भी आप सेटिंग कर सकते हो। उसके साथ साथ इस सैलरी स्ट्रक्चर के लिए जो हमने सैलरी कंपोनेंट ऐड किए हुए हैं वो कंपोनेंट आप ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरा सबसे पहला कंपोनेंट होगा बेसिक, उसके बाद मेरा दूसरा कंपोनेंट होगा DA, इसके बाद तीसरा कंपोनेंट होगा एजुकेशन अलाउंस। ये मेरा अर्निंग का साइड है, यानी कि मेरा एडिशन का साइड है। उसके बाद एजुकेशन अलाउंस के बाद होगा मेरा मेडिकल अलाउंस, और उसके बाद मैं अर्निंग साइड में डालूंगा एक और कंपोनेंट, वो होगा HRA रहेगा, HRA डाल देते हैं, और उसके साथ हम लोग डालेंगे अदर्स। सिमिलरली हम लोग इस सैलरी स्ट्रक्चर के लिए ये जैसा अर्निंग का कंपोनेंट हो गया, ये जैसा अर्निंग का कंपोनेंट हो गया, वैसे ही हम लोग डिडक्शन का भी कंपोनेंट्स हम लोग इस सैलरी स्ट्रक्चर के लिए डालेंगे। तो मैं ऐड रो के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो डिडक्शन में मुझे क्या क्या डिडक्ट करना है, तो मुझे सबसे पहले तो प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट करना है, उसके साथ साथ मुझे इनकम टैक्स डिडक्ट करना है, उसके साथ साथ मुझे प्रोविडेंट फंड भी डिडक्ट करना है, उसके साथ साथ मुझे ESIC भी डिडक्ट करना होगा। अगर ESIC का कंपोनेंट नहीं है तो आप सैलरी कंपोनेंट में जाके ESIC का कंपोनेंट भी आप जनरेट कर सकते हो। और इसके साथ मैंने यहाँ पे अदर डिडक्शन बोल के एक डिडक्शन का कंपोनेंट मैंने डाला हुआ है। जिस तरह हम लोग कंपोनेंट के लिए फॉर्मूला लगा सकते हो, उस तरह डिडक्शन के कंपोनेंट को भी आप फॉर्मूला लगा के कंपोनेंट आप सेव कर सकते हो। इस प्रकार एडिशन और डिडक्शन के कंपोनेंट डालने के बाद ये सैलरी स्ट्रक्चर आप सेव कर सकते हो। तो चलिए हम लोग सेव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे मैं सैलरी स्ट्रक्चर को सेव करता हूँ तो अप्रूवल के लिए या ऑथराइजेशन के लिए ड्राफ्ट मोड में सेव होता है। सीनियर HR मैनेजर या HR मैनेजर जब इसको अप्रूव करेंगे, चेक करेंगे, क्रॉस चेक करके इसको सबमिट करने के बाद ये सैलरी स्ट्रक्चर आप पेरोल पेशेस के लिए इस्तेमाल हो सकता है। सैलरी स्ट्रक्चर जैसे हमने पहले 2023 को यूज किया था, उसी तरह आप 2024-25 के लिए भी आप सैलरी स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर सकते हो। उसके साथ साथ सैलरी स्ट्रक्चर बनाने के बाद इस सैलरी स्ट्रक्चर का हम लोग असाइनमेंट भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें पेरोल में जाना पड़ेगा। पेरोल में जाने के बाद सैलरी स्ट्रक्चर असाइनमेंट को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐड सैलरी स्ट्रक्चर असाइनमेंट को सिलेक्ट करना है।
उसके बाद आपको एम्प्लॉय सिलेक्ट करना है, कौन से एम्प्लॉय के लिए आप नए साल का सैलरी स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हो। एम्प्लॉय का नाम मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद मुझे सैलरी स्ट्रक्चर डिफाइन सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके साथ साथ ये सैलरी स्ट्रक्चर कौन से पीरियड से लेके मुझे एक्टिवेट करना है वो पीरियड मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद पेरोल अकाउंट, मैंने यहाँ पे पेरोल पेबल नाम का एक अकाउंट ऑलरेडी जनरेट किया था, वो यहाँ पे लिंक हो चुका है, वो भी हम लोग लिंक कर सकते हैं। उसके बाद इनकम टैक्स स्लैब जो भी है वो इनकम टैक्स स्लैब आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। अगर इनकम टैक्स स्लैब यहाँ पे नहीं है तो आप यहाँ पे जाके इनकम टैक्स स्लैब भी आप जनरेट कर सकते हो। इनकम टैक्स स्लैब जनरेट करने के लिए आपको ऐड इनकम टैक्स स्लैब बटन के ऊपर क्लिक करना है। इनकम टैक्स स्लैब के लिए नाम आप डाल सकते हो। मैंने इनकम टैक्स स्लैब के लिए नाम डाल दिया। इफेक्टिव फ्रॉम डेट मैं सिलेक्ट करता हूँ। हम इनकम टैक्स जनरली फाइनेंशियल ईयर में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो इसलिए मैं 1 अप्रैल से इफेक्टिव करूंगा। उसके बाद नीचे आपको आके यहाँ पे आप अलग अलग टैक्स स्लैब जनरेट कर सकते हो। फ्रॉम अमाउंट फॉर एग्जांपल 0 to 3 लाख के लिए मेरा कोई टैक्स नहीं है, तो मैं 0% डिडक्शन करूंगा। यहाँ पे 3 lakhs to 6 lakhs अगर होता है सैलरी, सॉरी, तो मेरा टैक्स 5% या 10% जो भी गवर्नमेंट से एप्लीकेबल होगा वो हम लोग डिडक्ट करेंगे। उसके बाद नया 6 लाख से 9 लाख के बीच में अगर होगा तो कितना डिडक्शन होगा परसेंटेज, वो हम लोग डिफाइन करेंगे। और लाख से लेके 15 लाख के लिए यहाँ पे मेरा 15% होगा और यहाँ पे मेरा 20% मान लो। ये तो मैं टेंटेटिव फॉर एग्जाम के लिए डाल रहा हूँ। जब भी आप डिफाइन करोगे आपको एक्यूरेट ही डिफाइन करना है। और 15 लाख से ऊपर जो भी होगा से 25 लाख तक %30। तो इस प्रकार आप आपका इनकम टैक्स स्लैब जनरेट करके आप इसको भी सेव कर सकते हैं। तो हम लोग इसको सेव करेंगे और ये हमारा इनकम टैक्स स्लैब यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अगर इस एम्प्लॉय का सैलरी जो टैक्स स्लैब के रेंज में अगर आता है तो टैक्स स्लैब अपने आप डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद सैलरी स्ट्रक्चर में आप यहाँ पे बेसिक वैल्यू आप डाल सकते हो या वेरिएबल पे अगर आपको कुछ देना है तो आप वो भी यहाँ पे डाल सकते हो। उसके साथ साथ आपको पेरोल के कॉस्ट सेंटर्स अगर कुछ डिफाइन करना होगा तो आप यहाँ नीचे जाके कॉस्ट सेंटर भी आप ऐड कर सकते हो। चलिए ये सैलरी स्ट्रक्चर असाइनमेंट हम लोग सेव करेंगे। सेव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये मुझे सैलरी स्ट्रक्चर क्यों असाइनमेंट
करने नहीं दे रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए मेरा पहले से ही एक सैलरी स्ट्रक्चर असाइनमेंट ऑलरेडी असाइन किया हुआ है, तो मुझे एम्प्लॉय यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक नया एम्प्लॉय और ले लेता हूँ। एम्प्लॉय ले लिया है, फिर यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं सैलरी स्ट्रक्चर सिलेक्ट करता हूँ और इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद वापस मेरा ये सैलरी स्ट्रक्चर असाइनमेंट ड्राफ्ट मोड में चला जाता है। इसको मैं कंफर्म करने के लिए सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद ये मेरा सैलरी स्ट्रक्चर असाइनमेंट सबमिट हो चुका है। उसके बाद हमें वापस पेरोल में जाके, सैलरी पे आउट्स में जाके पेरोल पीरियड यहाँ पे डिफाइन करना होगा। जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने जनवरी 2024 का एक पेरोल पीरियड पहले से ही डिफाइन किया हुआ है। अगर आप पेरोल पीरियड डिफाइन करना चाहते हो तो आप ऐड पेरोल पीरियड के बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे पेरोल पीरियड का नाम आपको डालना है। फॉर एग्जांपल फरवरी 2024 को हम लोग पेरोल पीरियड जनरेट कर रहे हैं। उसके बाद आपको उस पर्टिकुलर पेरोल पीरियड का डेट और फ्रॉम डेट टू डेट आपको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करके इस पेरोल पीरियड को आप सेव कर सकते हो। तो मैंने ये पेरोल पीरियड फरवरी 2024 का जनरेट करके मैंने ये सेव किया है। उसके बाद सैलरी पे आउट्स में वापस आने के बाद आप यहाँ पे इंसेंटिव की सेटिंग्स भी आप कर सकते हो, जैसे कि एडिशनल सैलरी हो या एम्प्लॉय इंसेंटिव हो। अगर एम्प्लॉय इंसेंटिव आपको देना होगा तो आप एम्प्लॉय इंसेंटिव में आके ऐड एम्प्लॉय इंसेंटिव बटन के ऊपर क्लिक करके आप एम्प्लॉय का नाम आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद सैलरी कंपोनेंट को, इंसेंटिव का अगर जो भी सैलरी कंपोनेंट हो वो सैलरी कंपोनेंट आपको सिलेक्ट करना है। अगर नहीं है इंसेंटिव का सैलरी कंपोनेंट तो आप यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको पेरोल डेट सिलेक्ट करनी होगी। जो पेरोल डेट है वो पेरोल डेट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे आपको इंसेंटिव अमाउंट डाल के इस एम्प्लॉय को आप इंसेंटिव डिफाइन कर सकते हो या इंसेंटिव इसको दे सकते हो। तो इस प्रकार आप इंसेंटिव की एंट्री कर सकते हो, जो कि उस महीने की पेरोल के लिए प्रोसेसिंग के लिए एप्लीकेबल होगा। उसके बाद आप रिटेंशन बोनस, अगर फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉय आपका छोड़ के जा रहा है लेकिन आपको उसको रख के लेना है, उस केस में आपको रिटेंशन बोनस देना पड़ता है। रिटेंशन बोनस ऑलवेज एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर में दिया जाता है, तो उसका भी सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके लिए आपको वापस रिटेंशन बोनस के डॉक टाइप के ऊपर जाके ऐड रिटेंशन बोनस के ऊपर क्लिक करना है। उस एम्प्लॉय को आपको सिलेक्ट करना है। फिर रिटेंशन बोनस का सैलरी कंपोनेंट आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे आप बोनस अमाउंट डाल के रख सकते हो। बोनस पेमेंट डेट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके साथ साथ नीचे उसकी करेंसी और ये सब डाल के आप इस रिटेंशन बोनस को भी आप सेव कर सकते हो फॉर द पीरियड ऑफ उस मंथ की सैलरी के एडिशन के पार्ट में। तो इस प्रकार आप रिटेंशन बोनस का भी सेटिंग कर सकते हो। ये सब सेटिंग होने के बाद आपको पेरोल की एंट्री करनी है। पेरोल की एंट्री के लिए आपको पेरोल एंट्री के ऊपर जाना है, ऐड पेरोल एंट्री के ऊपर क्लिक करना है। पोस्टिंग डेट, आप कौन से तारीख को सैलरी पोस्ट कर रहे हो वो पोस्टिंग डेट आपको सिलेक्ट करनी होगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 फरवरी लेता हूँ। उसके बाद पेरोल का पेबल अकाउंट बाय डिफॉल्ट लिंक हो चुका है। उसके बाद पेरोल फ्रीक्वेंसी मुझे यहाँ पे नीचे सिलेक्ट करनी होगी, तो मैंने मंथली पेरोल किया हुआ है। सैलरी अगर मेरी टाइम शीट बेस्ड होगी तो मैं ये टाइम शीट बेस्ड का फ्लैग एक्टिवेट कर सकता हूँ। उसके बाद आपको पेरोल
पीरियड स्टार्ट डेट टू डेट आपको सिलेक्ट करनी होगी, कौन से महीने के लिए आप पेरोल प्रोसेसिंग कर रहे हो। तो बाय डिफॉल्ट मैंने यहाँ पे स्टार्ट डेट एंड डेट सिलेक्ट की हुई। उसके बाद अगर टैक्स डिडक्ट करना होगा, अनक्लेम बेनिफिट, एम्प्लॉय बेनिफिट या अनसबमिटेड टैक्स एग्जम्पशन प्रूफ वगैरह, तो आप वो सेटिंग भी आप यहाँ पे चेक बॉक्स एक्टिवेट करके कर सकते हो। तो इस प्रकार आप पेरोल एंट्री के सेटिंग्स आप कर सकते हो। सेटिंग्स ओवरव्यू में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉय सिलेक्ट कर सकते हैं। एम्प्लॉय के टैब में जाके कौन से ब्रांच के लिए हम लोग सैलरी प्रोसेस कर रहे हैं, उसके बाद कौन सा डेजिग्नेशन है वो डेजिग्नेशन हम लोग सिलेक्ट करेंगे, उसका डिपार्टमेंट हम लोग सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे इस ब्रांच के, इस डेजिग्नेशन के, इस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय हम लोग ऐसे 1 बाय 1 करके नीचे ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय ऐड कर देता हूँ। अगर एम्प्लॉय की लिस्ट यहाँ पे नहीं होगी तो आप नया एम्प्लॉय भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इस डेजिग्नेशन को हटा देता हूँ और इस डिपार्टमेंट को भी हटा देता हूँ। चाहे तो यहाँ पे आप ब्रांच वाइज, डेजिग्नेशन वाइज, डिपार्टमेंट वाइज डाल सकते हो, नहीं तो अगर आपको सिलेक्शन नहीं करना है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप यहाँ पे डायरेक्टली नीचे आप एम्प्लॉय भी डाल सकते हो। जैसे कि अभी मैंने ऊपर कौन से भी फिल्टर डाले नहीं है। तो चलिए हम लोग एम्प्लॉय ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय ऐड किया। एम्प्लॉय ऐड करने के बाद इस पेरोल एंट्री को हम लोग सेव करेंगे। सेव करने के बाद मेरा ये पेरोल एंट्री सेव हो जाता है। सेव होने के बाद बाय डिफॉल्ट ये मेरा ड्रॉप मोड में है। उसके बाद मैं यहाँ पे अकाउंटिंग्स में जाके एम्प्लॉय एक बार क्रॉस चेक कर सकता हूँ। उसके बाद अकाउंटिंग में जाके, अकाउंटिंग और पेमेंट के टैब में जाके मेरा कॉस्ट सेंटर या प्रोजेक्ट पेमेंट अकाउंट भी यहाँ पे हम लोग लिंक कर सकते हैं। तो पेमेंट अकाउंट भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कौन से बैंक से पेमेंट अकाउंट करना है वो पेमेंट अकाउंट आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके साथ साथ बैंक अकाउंट का नंबर भी आप यहाँ पे चाहे तो डाल सकते हो। तो इस प्रकार हम लोग पेमेंट की एंट्री हम लोग सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहीं से आप एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप जनरेट कर सकते हो। जैसे मैं क्रिएट सैलरी स्लिप के ऊपर क्लिक करता हूं तो मेरा एम्प्लॉय का सैलरी स्लिप जनरेट हो जाता है। जनरेट होने के बाद इस सैलरी स्लिप को सबमिट कर सकते हो। सबमिट सैलरी स्लिप एक बार करने के बाद सैलरी स्लिप मेरा सबमिट हो चुका है। सबमिट होने के बाद अगर आपका बैंक अकाउंट लिंक है या इंटीग्रेशन किया हुआ है तो आप यहीं से आप बैंक एंट्री भी कर सकते हो पेमेंट के लिए। तो इस प्रकार आप एम्प्लॉय का पेरोल का प्रोसेस ईआरपी नेक्स्ट सिस्टम में कर सकते हो। सबमिटेड सैलरी स्लिप, यहाँ पे आप सैलरी स्लिप में जाके इसका प्रिंट भी कर सकते हो। अगर डेटा प्रॉपर तरीके से भरा हुआ है, उसका बेसिक वगैरह सब कुछ डाला होगा तो आपका सैलरी स्लिप प्रॉपर तरीके से जनरेट हो जाएगा। इस प्रकार आप सब सेटिंग्स और पेरोल एंट्री करने के बाद आप सैलरी स्लिप प्रोसेस कर सकते हो और आपके कंपनी के हिसाब से सैलरी स्लिप का रिपोर्ट भी कस्टमाइज हो सकता है। यहाँ पे हमने सैलरी स्लिप प्रोसेस की थी जो जनवरी महीने की थी,
उसमें हमने 29 दिन का सैलरी स्लिप प्रोसेस किया था। जो भी मास्टर डेटा हमने एम्प्लॉय के लिए भरा था, उसका बेसिक, उसका डियरनेस अलाउंस, उसका एजुकेशन और मेडिकल वगैरह, उसके हिसाब से यहाँ पे मेरा एडिशन और डिडक्शन होके मेरा सैलरी स्लिप जनरेट हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग पेरोल में सैलरी स्लिप पेरोल प्रोसेस कर सकते हैं। इसी टॉपिक के लिए ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।